R and this is L। अब क्या है कि हम स्विच S1 को क्लोज किए। क्या किए? स्विच S1 को क्लोज किए। तो जब आप स्विच S1 को क्लोज कीजिएगा तो इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा। इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा और वो करंट बढ़ने भी लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि लंबे समय तक छोड़ दिए तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो तो मैक्सिमम पॉसिबल करंट फ्लो करेगा एंड दिस इज E/R। सही है। अब अगर मान लीजिए कि लंबे समय तक हम नहीं छोड़े, एक टाइम कांस्टेंट तक छोड़े, दो टाइम कांस्टेंट तक छोड़े और सडनली इसको ओपन कर दिए और इसको क्लोज कर दिए, तो जिस समय पर आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया उस समय जो करंट फ्लो कर रहा था वही तो मैक्सिमम करंट है इसमें। वही तो मैक्सिमम करंट है क्योंकि उससे और आगे बढ़ने वाला तो है नहीं। लेकिन बैटरी को आपने हटा दिया तो नेचुरल है कि करंट तो सडनली जीरो होना चाहेगा, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि करंट जैसे ही घटने लगेगा थ्रू इंडक्टर तो इस करंट के घटने का अब अपोज करने लगेगा इंडक्टर, जिसके कारण कि करंट तुरंत जीरो नहीं होगा बल्कि अब इस सर्किट में बैटरी के हटाने के बाद भी करंट सडनली जीरो नहीं होगा बल्कि करंट समय के साथ डिक्रीज करेगा और फाइनली आप कह सकते हैं t टेंड्स टू इंफिनिटी पर करंट जीरो। तो यही जो बेसिकली करंट समय के साथ डिक्रीज करता है इसी को हम बोलते हैं डीके ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर। और हम अब ये जानना चाहते हैं कि बैटरी के हटाने के बाद जब डीके होना शुरू किया, करंट जब घटना शुरू किया तो आखिर करंट समय के साथ कैसे घट रहा है, मतलब कि समय के साथ किस ढंग से डिपेंडेंट है। तो मान लेते हैं कि किसी समय पर करंट जो है आई है और अगर हम इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाएं तो -IR माइनस LdI/dt इज इक्वल टू 0 और इसी को लिख सकते हैं LdI/dt इक्वल टू -IR और इसी को लिख सकते हैं DI/I इक्वल टू -R/L/dt। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो t इक्वल टू 0 का मतलब हुआ जिस समय पर हम बैटरी को हटाए, और जिस मोमेंट पर हम बैटरी को हटाए उस मोमेंट पर जो करंट इस सर्किट में था वही मैक्सिमम करंट है। और क्योंकि उसके बाद तो करंट घटने ही लगा तो इसी को लिख सकते हैं ln I/I0 इक्वल टू -R/L इंटू टी, या इसी को I इक्वल टू I0 -R/L इंटू टी, या इसी को कह सकते हैं I इक्वल टू I0 e⁻t/τ। करंट एक्सपोनेंशियली समय के साथ घटता है। इस पर बात और भी करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
बेटा सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लीजिए। आपके घर कॉलिंग हो रही है, सर को भी बता दिया गया है। सर आपके ऊपर फाइन लगाएंगे घर पे। हो गया सबका? जल्दी से नोट कर लो। इसी में एक चीज और अगर देखें, इसी में अगर एक चीज और अगर देखते हैं, केस 11 की डीके ऑफ करंट जो होता है दैट इज आई इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि यहां ये आई क्या है, आई है टी समय पर, किसी भी समय टी पर जो जिस सर्किट में डीके ऑफ करंट हो रहा है, आखिर उस सर्किट में कितना करंट है किसी समय टी पर। आई रिप्रेजेंट करता है करंट प्रेजेंट इन द सर्किट एट एनी टाइम टी। और अगर हम ये चीज कहें कि एट टी इक्वल टू टाउ क्या होगा, तो आई इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर -1 एंड दिस इज 0.37 आई नॉट। मतलब एक टाइम कांस्टेंट पर, ड्यूरिंग वन टाइम कांस्टेंट, इस डीके सर्किट में जो करंट बचा हुआ रहेगा दैट इज द 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसलिए अगर अब हम यहां पर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ खींचें तो t इक्वल टू 0 पर करंट मैक्सिमम है एंड दिस इज आई नॉट, और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है एंड दिस i इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ। और अगर अब हम t इक्वल टू टाउ पर बात करते हैं तो जो बचा हुआ करंट है दिस इज 37% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर हम इसमें एक और बात कर लें कि मान लीजिए कि कोई भी आपको सर्किट दिया हुआ है, कोई भी सर्किट दिया हुआ है, केस 12 का अगर बात करें कि मान लीजिए कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर स्विच लगा दीजिए, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस और भी लगा दीजिए। दिस रेजिस्टेंस इज आर, इसको भी आर, इसको भी आर, ये भी आर। ये बैटरी का ईएमएफ ई है एंड दिस इज स्विच। अब इसमें हमसे पूछ सकता है कि इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट बताइए, या इसी में ये चीज भी पूछ सकता है कि करंट थ्रू इंडक्टर समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है, उसका इक्वेशन बताइए।
करंट थ्रू इंडक्टर समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसका इक्वेशन बताना है। तो एक बात जो जनरल हम जानते हैं, I इक्वल टू आई नॉट 1 - e⁻ ये तो ठीक है। टाउ तो हम पहले निकाल लें, एंड दिस टाउ इक्वल टू L/R⁴ और RAB का मतलब हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्रॉस इंडक्टर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडक्टर को ओपन कर देते हैं और बैटरी को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो जैसे इसको शॉर्ट सर्किट किए तो ये दोनों पैरेलल में हो गया, R/2, ये R/2 R और R सीरीज में हो गया। तो ये सीधे सीधे RAB इक्वल टू 2R प्लस R/2 एंड दिस इज 5R/2। ये तो आप निकाल लिए, इसीलिए ये हो जाएगा 2L/5R। दिस इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस आई नॉट का। तो ये आई नॉट क्या है, आई नॉट है मैक्सिमम करंट दैट विल फ्लो थ्रू इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट, या करंट थ्रू इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट। इसको लिख देते हैं, करंट थ्रू इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट। करंट सप्लाइड बाय द बैटरी नहीं है एट स्टेडी स्टेट, बल्कि क्या है, करंट थ्रू इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट। तो हम इससे जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है उसको हम आई नॉट कह रहे हैं। इससे जो करंट फ्लो हो रहा है स्टेडी स्टेट में वो आई नॉट है। और स्टेडी स्टेट में ये इंडक्टर एक कंडक्टर के तरह काम कर रहा है। तो ऑब्वियस है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। और अगर हम यहां पर मैक्सिमम करंट सप्लाइड बाय बैटरी लिखना चाहते हैं तो मैक्सिमम करंट सप्लाइड बाय बैटरी, अगर हम इसको लिखें तो ये आई डैश हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्रॉस बैटरी। इस केस में देखना पड़ेगा। और यहां पर देखिए ये 2R है, ये 2R/3 हो गया और ये हो जाएगा 5R/3। तो ये हो जाएगा E/5R/3। चेक कर लीजिए, करंट सप्लाइड बाय बैटरी कितना हो गया, बैटरी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वो क्या हो जाएगा, ये इंडक्टर तो कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, ये दोनों सीरीज में हो गया 2R, उसके साथ ये पैरेलल में है 2R/3, 2R/3 और R सीरीज में है तो कितना हो गया 5R/3। और 5R/3 इसलिए आई डैश करंट सप्लाइड बाय बैटरी क्या हो गया, E/5R/3। अब आप देखिए ये जो करंट आई डैश यहां पर पहुंचा, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो इधर और दूसरा इधर। और हम देख रहे हैं कि इधर रेजिस्टेंस डबल है, इधर रेजिस्टेंस कम है। तो जिधर ज्यादा रेजिस्टेंस उधर करंट कम, इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं आई नॉट इक्वल टू आई डैश बाई 3। और इसमें कितना हो जाएगा 2I⁻/3, 2I⁻/3। और यहां पर हम लिख सकते हैं दिस इज E/5R। इसीलिए I हो जाएगा E/5R 1 - e⁻ और टाउ तो निकाल चुके हैं भैया, दिस इज 2L/5
5R and this is आंसर। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। जिसका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें एक चीज क्लियर है कि टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है, इंडक्टेंस दिया है और रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस अगर निकालें तो रो एल बाय ए, और रो दिया है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5 नहीं -8, और लेंथ दिया हुआ है 100 मीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 टू दी पावर -6। तो ये रेजिस्टेंस हो गया 1.7 ओम। इसीलिए अगर हम टाइम कांस्टेंट का बात करें तो ये L/R, और
एल दिया हुआ है 17 मिली हेनरी डिवाइड बाय 1.7 और ये हो जाएगा 10⁻⁻2 सेकेंड एंड दिस इज आंसर एंड दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए क्या कह रहा है। 38 में कहता है कि एक कॉइल है having an inductance L and resistance R is connected to a battery of EMF E। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट हमको इसमें पहले से पता है टाउ इक्वल टू L/R। आगे कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट टू चेंज फ्रॉम 1/4 of the steady state value to half of the steady state value। मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर हाफ Li² होता है। मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 होने का मतलब है मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 होने का मतलब है कि करंट मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो जाए, और करंट मैक्सिमम वैल्यू का आधा होने में कितना समय लगता है तो पता ही है। एंड दिस इज T1 इक्वल टू टाउ ln2 और मैग्नेटिक एनर्जी 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू से हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू हो जाए तो करंट जब हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होगा मैग्नेटिक एनर्जी तो करंट क्या हो जाएगा I0/√2 हाफ Li²। तो I0/√2 होने में कितना समय लगेगा वो तो हम निकाल सकते हैं। दिस I इज इक्वल टू I0 1 - e⁻⁻t/टाउ और इस t को हम T2 कह दें बाय टाउ एंड I इक्वल टू I0/√2 और इसी को लिख सकते हैं 1 - e⁻t2/टाउ 1/√2 और इसी को लिख सकते हैं √2 - 1/√2 e⁻t2/टाउ और इसी को लिख सकते हैं T2/टाउ बल्कि e⁻t2/टाउ इक्वल टू √2/√2 - 1 और इसी को कह सकते हैं √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 + √2 इसलिए T2 इक्वल टू टाउ ln 2 + √2। लेकिन हमको कह रहा है कि मैग्नेटिक एनर्जी 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू से हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होने में कितना समय लगा, तो डेल्टा T इक्वल टू T2 - T1 टाउ तो ठीक है ln 2 + √2/√2 एंड दिस इज आंसर। चाहे तो √2 हटा भी सकते हैं। आया समझ में? अरे करंट इतना होना है ये तो क्लियर है ना, ये तो क्लियर है ना। मैग्नेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होना है तो करंट 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। तो फिर तो कैलकुलेशन है इसमें, फिर तो कुछ समझने का है नहीं। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का। और क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है, क्या कह रहा है, एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, हम भी बना ही देते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है और इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। ये स्विच है, ये R1 है, ये L है, ये R2 है, E है, S है, यही तो है।
अब कहता है कंसीडर द सर्किट shown in figure, find the current through battery a long time after the switch is closed. तो लॉन्ग टाइम पर बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो लॉन्ग टाइम पर इंडक्टर तो एक कंडक्टर की तरह काम करेगा, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो करंट तो सीधे सीधे लिखेंगे R1 R2 R1 प्लस R2, दिस इज आंसर। अरे ई बाय आर, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही तो पैरेलल में होता है। और इसी के बी पार्ट को देखिए क्या कह रहा है, बी पार्ट में कहता है कि सपोज द स्विच इज अगेन ओपन एट t इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप स्विच को ओपन कर दीजिएगा तो सर्किट तो यही बचेगा ना भाई, बल्कि करंट तो ऐसे फ्लो करेगा। तो इसमें करंट तो जैसे ओपन कीजिएगा इसमें करंट 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें करंट तो तुरंत 0 नहीं होगा। तो सर्किट जो हो जाएगा ये इस ढंग का हो जाएगा, यही तो सर्किट बचेगा। ये R2 है, ये R1 है, ये L है। तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, L अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि इस डिकेइंग सर्किट में R1 और R2 किस में हो गया, सीरीज में। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। क्या बोल रहा है, अरे भाई जिधर करंट फ्लो कर रहा था पहले, जिधर करंट पहले फ्लो कर रहा था ऐसे फ्लो कर रहा था, जैसे इसको ओपन किए इसमें करंट 0 हो गया, लेकिन इसमें करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा था, ये तो ओपन ही हो गया, तो ये करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा ना।
38 में मैग्नेटिक एनर्जी 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होने का मतलब है कि करंट आधा हो जाएगा। कब? T इक्वल टू टाउ LN2। मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू का आधा होने का मतलब है कि करंट 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, और 1/√2 टाइम्स होने में मान लीजिए T2 समय लगता है, तो उसी T2 को कैलकुलेट कर दिए, तो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक एनर्जी से हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू होने में जो समय लगेगा वो क्या लगेगा? T2 माइनस T1, और यही तो है। T2 और T1 का वैल्यू रख दीजिए। फाइनल आंसर ये √2/√2 माइनस 1, √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 प्लस √2 टाउ LN2 प्लस √2, तो टाउ LN2 प्लस √2 माइनस टाउ LN2, ये √2 के बदले 2 हो जाएगा। जिसका हो गया है क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44 हम भी पढ़ लेते हैं। A circuit containing capacitors C1 and C2 shown in figure is in the steady state with K1 closed and K2 open. K1 closed and K2 open, इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो क्वेश्चन नंबर 44, इसमें ये एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक स्विच है K1, और यहाँ पर दो कैपेसिटर है, एक C1 है और दूसरा C2 है। ये C2 है, ये C1 है, और यहाँ पर एक इंडक्टर है और एक दूसरा स्विच K2 है। इसमें ये वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट, ये 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड है, और ये रेजिस्टेंस R है। ये इंडक्टेंस 0.02 मिली हेनरी। अब बात ये है 0.02 है कि 0.02 है, देख लेंगे आगे हम इसको। अब बात एक चीज ये है कि ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, और लंबे समय तक क्लोज्ड है, तो ये दोनों ही कैपेसिटर चार्ज्ड हो जाएगा, और इस पर जो चार्ज, चूंकि दोनों सीरीज में है, तो द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स, क्योंकि सीरीज में है तो चार्ज तो सेम होगा, एंड दिस इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, 2 into 2/4 V is 20, and this is 20 microcoulomb. चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स हमको मिल गया। अब आगे क्या कह रहा है? आगे में कहता है कि at the instant t equal to 0, K1 is opened and K2 is closed. इसको ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, तो आप देखिए कि ये तो चार्ज्ड कैपेसिटर है और इनिशियल चार्ज इतना है,
और इस चार्ज्ड कैपेसिटर को हम एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिए। चार्ज्ड कैपेसिटर को एक इंडक्टर, ये तो अलग ही हो गया सर्किट क्योंकि ये ओपन हो गया। तो चार्ज्ड कैपेसिटर को एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिए हैं तो एलसी ऑसिलेशन होगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन। तो ये तो पता ही है, ओमेगा इक्वल टू √1/L/C1, और यहाँ पर 1/2 तो ये तो ठीक है, C1 है 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6, और C1 L है 0.02 मिली हेनरी। 0.02 होगा, 0.2 होगा, 0.2 × 10⁻³ का अगर बात करें तो -10, हाँ 0.2 होगा। दिस इज 0.2 मिली हेनरी, और यहाँ पर 10⁵/2, तो ये हो गया 10⁵/2 रेडियन पर सेकंड। दूसरा में क्या पूछ रहा है, बी में क्या पूछ रहा है कि डिटरमाइन द फर्स्ट इंस्टेंट t when the energy in the inductor, इसमें energy in the inductor becomes 1/3 as that of in capacitor। मतलब कि इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगा उसका 1/3 इस इंडक्टर में स्टोर होगा। मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज 1/3 द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो ये किस समय पर ऐसा होगा, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर होगा ½ Li², एंड 1/, ये तो ठीक है, 1/2 Q²/C। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1/2 तो आप हटा ही दीजिए, और यहाँ पर Li0² sin²ωt, ये तो याद होगा। और ये हो गया 1/3C, तो ठीक है, एंड दिस इज Q² cos²ωt, क्योंकि चार्ज ऑन द कैपेसिटर किस ढंग से वेरी करता है पता है। और इसी को अगर हम नीचे ले आए तो I0, या इसको इधर ले आइए तो LC × Q²ω²। LC का मतलब यहाँ पर C1 ही है, sin²ωt is equal to 1/3 Q² cos²ωt। LC और ω² कैंसिल आउट हो गया, Q² भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज 10² इज इक्वल टू 1/3, इसलिए 10ωt इक्वल टू 1/√3, इसलिए ωt इक्वल टू π/6, इसलिए t इक्वल टू π/6 ओमेगा, और ओमेगा तो हमको पता ही है। और थर्ड में पूछ रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट। तो चार्ज Q इक्वल टू कैपिटल Q cos ωt, जिस समय पर ये एनर्जी इस ढंग से रिलेटेड होता है उस समय ωt है π/6, मतलब 30 डिग्री, एंड दिस इज √3/2 कैपिटल Q। और चार्ज, इनिशियल चार्ज जो है वो Q हम निकाल चुके हैं, दिस इज 20 माइक्रोकूलम, एंड दिस इज 10√3 माइक्रोकूलम, एंड दिस इज आंसर।
आसान है, नोट कर लीजिए। जिसका हो गया है, क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़िए। फोर्टी फाइव में क्या कहता है उसको देखा जाए। 45 में कहता है कि एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, पहले तो उसको बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम में ये एक बैटरी है, यहाँ पर एक स्विच है, एक रेजिस्टेंस है, ये R1 है, और एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है ये, एंड दिस रेजिस्टेंस इज R2। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है,
और एक इंडक्टर भी है, ये L है, ये R3 है, ये स्विच है, ये बैटरी, यही तो सर्किट है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहला, फाइंड द करंट थ्रू R1 एंड R2। हमको इस रेजिस्टेंस R1 में और इसमें करंट निकालना है। कब? पहला में, इमीडिएटली आफ्टर द स्विच S इज क्लोज्ड। तो जैसे ही इस स्विच को आप क्लोज कीजिएगा तो ये जो इंडक्टर है वो एक इनफाइनाइट रेजिस्टर की तरह काम करेगा। तो इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इसमें तो करंट फ्लो कर जाएगा और दोनों ही रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करेगा। एंड दिस इज E अपॉन R1 प्लस R2, और E दिया हुआ है 50 वोल्ट और R1 प्लस R2, R1 10 प्लस 20 मतलब 30 वोल्ट, मतलब 5/3 एम्पेयर। एंड दिस आंसर। आगे क्या कह रहा है? ए लॉन्ग टाइम आफ्टर S इज क्लोज्ड। तो लॉन्ग टाइम पर तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये इंडक्टर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और ये अगर कंडक्टर ही हो गया तो R3 और R2 पैरेलल में हो गया, उसके साथ ये सीरीज में हो गया। तो इस R1 से जो करंट फ्लो करेगा वो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, IR1 इक्वल टू E अपॉन R1 R2 R3 बाय R2 प्लस R3। सही है? और E है 50, R1 है 10, R2 है 20 इंटू 30 बाय 50। और यहां पर आप देखिए कि ये 60, ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा लगता है कि 600/50 12 प्लस 10 50/22 25/11 एम्पियर। दिस आंसर। लेकिन ये तो इसमें हुआ, और इसमें जो भी करंट गया तो उसका एक पार्ट इधर जाएगा IR2 और एक पार्ट इधर के तरफ जाएगा IR3। और IR2 अगर लिखना हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज R3/R2 प्लस R3 इंटू IR1। ये तो पता ही होगा, करंट में आप पढ़े होंगे इसको। और यहां पर अगर हम बात करें तो IR2 लिख सकते हैं, R3 है 30/50 इंटू 25/11 एंड दिस इज 15/11 एम्पेयर। इसमें अगर 15/11 है तो इसमें भी निकाल ही लेते हैं IR3, IR1 माइनस IR2 एंड दिस इज 10/11 एम्पेयर। ये तो बी पार्ट है। सी पार्ट में क्या पूछ रहा है? इमीडिएटली आफ्टर S इज रीओपन। अब जैसे ही इसको ओपन कर दीजिएगा तो R2 में करंट तो उसी मोमेंट पर जीरो हो जाएगा, R1 और R2 में करंट तो उसी मोमेंट पर जीरो हो जाएगा। इसमें करंट जीरो होना चाहेगा लेकिन होने नहीं देगा, तो नेचुरल है कि उस स्थिति में करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो ये जो IR3 करंट था वही करंट उस मोमेंट पर
इस R2 से भी फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है? तो IR1 उस मोमेंट पर तो 0 हो गया और IR2 इक्वल टू IR3 इक्वल टू 10/11 एम्पेयर। और चौथा में क्या कह रहा है? फोर्थ में कह रहा है लॉन्ग टाइम आफ्टर S इज ओपन। अगर इसको लंबे समय तक ओपन ही रख दिए तो लंबे समय तक कुछ बचा है? कुछ नहीं। तो सब जगह करंट क्या हो जाएगा? 0। इसलिए यहां पर कह सकते हैं IR1 इक्वल टू 0 और IR2 भी क्या हो जाएगा? 0। नोट कर लीजिए इसको। जिसका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए और चाहे तो आंसर भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। लेफ्ट से थर्ड स्टेप तो ये है। हाँ क्या? अरे भाई ये करंट में तो पढ़ा ही होगा कि अगर आई करंट दो रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वही चीज तो है ये। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम करके ये आता है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए।
और चाहें तो आंसर बता सकते हैं। 1.5 वेबर। कौन बताया भाई? आयुष, ये देखा जाए इसको क्या है इसमें। क्वेश्चन में कहता है कि एक सर्किट दिया हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक इंडक्टर है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक कैपेसिटर है और तो कुछ है नहीं। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटी दिया है 50 माइक्रोफैराड, ये है 5 ओम, ये है 10 वोल्ट, ये है 5 ओम एंड दिस इज 500 मिली हेनरी और ये है 5 ओम। कहता है कि स्विच एस इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0।